नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 10वीं बोर्ड के विद्यार्थी ध्यान दें। बोर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप थोड़े जाके चेत जाएं। आप बोर्ड के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और फॉर्म भरने का मतलब समझते हैं ना, बी अलर्ट, ध्यान दें। और मौसम बहुत अच्छा है, आप रात को 10-11 तक आराम से पढ़ सकते हैं और सुबह भी अर्ली इन द मॉर्निंग जाग सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मौसम के हिसाब से देखा जाए तो भारी बीमारी अगर आप चाहोगे तो हो सकती है, नहीं तो अच्छा ही चलेगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि आप पढ़ सकें। और आपका टारगेट है, और सोचिए अगर मार्च के बाद एग्जाम होती है तो मार्च तक का टाइम तो मिल रहा है ना आपको, तो बस ये बता मानो कि मार्च तक का गया है, मान लो दिसंबर जाने वाला है बस, और फरवरी तक तो आप खत्म में भेज जाओगे। तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि समय रहते हुए पढ़ लीजिए। बोर्ड एग्जाम है और एग्जाम वैसे ही होंगे जैसे हर बार होते हैं, ये नहीं कि भाई कोरोना काल था तो सरल पेपर नहीं। सिलेबस कम किया, इसका मतलब जानते हो, ये मतलब देखिए पेपर किस तरह से घुमाया जाएगा। तो आप ये मतलब सिलेबस कम कर दिए। सिलेबस तो इसलिए कि भाई आप आ नहीं पा रहे हो, तो जितना हो सके कम सिलेबस कैसे पढ़ा जा सके, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहता हूँ कि 10वीं बोर्ड के विद्यार्थी एक एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ में, और इस स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्क व खंडन जो कर रहे हैं आबिद प्रसाद द्विवेदी जी। तो पिछले अध्याय में वीडियो में हमने देखा कि महिलाओं को पढ़ाना व्यर्थ मतलब समझा गया है। देखिए बता रहे हैं कि महिला को पढ़ाना गलत था, क्योंकि प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा में नाटकों की जो रचना की जाती थी तो नाटक खेले जाते थे। लिखने की बात नहीं, पहले लिखने तो आज की बात कर रहे हैं, पहले नाटक खेला, मंच पे संवाद बोले जा रहे हैं। तो संवाद में दुष्यंत कुमार जो राजकुमार थे उनके समक्ष बोलना था कि इनको शकुंतला जी ने जो बोला वो दुष्यंत को बुरा लग गया, और बुरा लगा तो वो वहां से चले जाते हैं। और यही रीजन रहा कि दुष्यंत शकुंतला की कहानी अधूरी रह गई। तो बात ये है कि ये तो जो कहा उन लोगों ने कहा जिनको ये लगता है कि महिला या लड़की को पढ़ाना समाज के लिए हानिकारक है, उन लोगों का तर्क था। अब उस तर्क का उत्तर देने के लिए जो महावीर प्रसाद द्विवेदी तैयार है, क्या कहते हैं, तो उन्होंने बताया था उत्तर दिया। लेकिन उससे पहले कि पहले वाले लोगों की बात करें, कुछ लोग मानते थे कि उस समय स्त्रियों को पढ़ाना समय बर्बाद करना समझा जाता था, कि यदि स्त्री को या लड़की को पढ़ाया जा रहा है तो कुछ नहीं, समय को बर्बाद किया जा रहा है। तो ये सोचना गलत है। ठीक है, आज तो जरूरी की नौकरी लगे, बिजनेस करने ही, व्यक्ति को अपना भला सोचने के लिए, अपने जीवन को सही मायने में जीने के लिए शिक्षा जरूरी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि लेखक ने इन तर्कों का उत्तर दिया, बहुत शानदार ढंग से दिया, और बोले कि इन नाटकों में स्त्रियों का संस्कृत न बोलना उनका अनपढ़ होना सिद्ध नहीं करता। एक ही बात उत्तर दे दिया कि ठीक है, हम मानते हैं कि संस्कृत भाषा में जो नाटक खेलेंगे, जो संवाद बोलेंगे, उसमें महिलाओं ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो शकुंतला है या और बहुत सी महिलाओं का जिक्र आएगा कि उन्होंने गंवार भाषा का प्रयोग किया है, अशुद्ध बोली है, संस्कृत भाषा का जो बोल नहीं पाई। लेकिन नाटक में संवाद अगर नहीं बोल पाए तो उनको आप अनपढ़ कैसे कर सकते हैं, अर्थात ज्ञान तो है ही, उन्हें अनपढ़ नहीं कह सकते। तो फिर आगे एक प्रमाण दिया है क्या, कि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण रचित है। ठीक है, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की, आप भली भांति जानते हैं। तो वाल्मीकि की जो रामायण है, उस रामायण में जब बंदर संस्कृत बोल सकते हैं, बंदर जो, क्योंकि रामायण में आपने देखा है कि जो प्रभु श्री राम है उनकी सहायतार्थ जो है बंदरों की एक सेना है वो ही करती है। चाहे सुग्रीव से लेकर के आप देखिए कहाँ तक लेते हैं, तो महान छोटे बड़े जितने भी थे वो सब बंदर प्रजाति का उनको संबोधन किया गया। तो वो लोग ये तो ट्रांसलेट करके आपके हमारे सामने जो टीवी में प्रस्तुत की जाती है ना, ये तो भाई अभी जो रामानंद सागर द्वारा बनाई गई है वो है। ये तो इसमें तो बॉलीवुड जो बॉम्बे से दो अभिनेता हैं, एक लक्ष्मण बनते थे एक राम बनते थे, वो आज भी हैं। तो ये तो जो टीवी पे दिखाई जाती है ये तो ट्रांसलेट की जा रही है हिंदी में, जबकि जो वास्तविकता में रामायण थी वो तो टोटल की मतलब पूरी संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत भाषा में जो वो सेना है वो क्या बोल रही है, संस्कृत भाषा बोल रही है। तो सोचो, जब बंदर एक जो खैर जानवर प्रजाति की बात करें वो संस्कृत भाषा का उच्चारण कर सकता है, बोल सकता है, तो मनुष्य को तो जानवर पशु प्रवृत्ति से थोड़ा ऊंचा बड़ा दर्जा, सबसे श्रेष्ठ दर्जा है भाई।
तो मनुष्य बोल सकते, मतलब बंदर बोल सकते हैं, तो स्त्रियां क्यों नहीं बोल सकती संस्कृत? इसका मतलब बोल तो सकती थी, बस वही था कि माहौल नहीं दिया गया, मौका नहीं दिया गया। ठीक है, तो चलो जिसको मौका नहीं मिला वो तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो ऋषि, अब जैसे मान लीजिए आज तो खैर जमाना अलग है, जो हमारे संत लोग होते हैं, बाबा लोग होते हैं, ये जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहते, इसलिए संत महात्मा बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर मैं घर गृहस्थी में पढ़ूंगा और फिर मैं संत बनूंगा तो मुझे ये जिम्मेदारी को निभाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया का भला करना चाहता हूँ, तो वो क्या कहते हैं संत महात्मा बन जाते हैं। और कुछ लोग करते भी, अच्छी बात है, भक्ति करते हैं भगवान के, फिर भक्ति से जो फल प्राप्त होता है लोगों की सहायता करते हैं। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि कुछ अलग है, जबकि एक शास्त्र में बात कही गई है कि जो गृहस्थ आश्रम होता है, ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए आपका तो खैर ब्रह्मचर्य चल रहा है आपका, तो लेकिन जो गृहस्थ आश्रम होता है, मतलब मनुष्य के जो 4 आश्रम होते हैं उसमें शादी करना, संतान उत्पत्ति है, परिवार बनाना है, परिवार के लिए कमाना है, रिश्ते नातों को निभाना है, ये गृहस्थ आश्रम में आता है। तो गृहस्थ आश्रम अगर आपने जी लिया है, उसके बाद आप संत बनेंगे तो सच्चे संत कहलाएंगे। और आप देखिए पहले के जितने भी ऋषि महामुनि, जितने भी ऋषि थे, इन सब की पत्नियां थी और इनकी औलादें थी, अच्छी संतान थी हैं। तो ये इसका मतलब होता है कि गृहस्थ आश्रम को भोग लेने के बाद हमारा शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाता है। और अगर व्यक्ति कोई गृहस्थ आश्रम को नहीं भोगता है और डायरेक्टली वो फिर संत पुरुष महात्मा बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कभी न कभी कुछ न कुछ गलत हो सकता है। ये शास्त्रों में बताया गया है। बाकी ऋषि या बात कर रहे हैं, जो ऋषि हैं, कोई भी ऋषि मान, दत्तात्रेय माने या कपिल मुनि माने, कोई बहुत से ऋषि बोले, उन सभी ऋषियों की जो पत्नियां थी, तो जाहिर सी बात है कि ऋषि उस टाइम ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी स्कूल में जाके कॉलेज में जाके ट्रेनिंग था, नहीं, जो ऋषि हैं वो गुरु ज्ञान देते थे, तो उनको संस्कृत आती थी, तो आती थी, तो वो अपने सबसे पहले जब भी उच्चारण कर रहे हैं तो वो ऋषियों की पत्नियां तो उनका हर कार्य में सहयोग करती थी। और ये वजह थी कि ऋषि की पत्नियों को संस्कृत भाषा बोलना, क्योंकि संवाद उनका उस टाइम तो लैंग्वेज संस्कृत थी, उनकी भाषा संस्कृत में ही सारे काम होते थे। तो संस्कृत भाषा की बात करेंगे तो ऋषि की पत्नियां, तो जाहिर सी बात है कि यज्ञ वाहर दूसरे दिन तो यज्ञ करते थे, अब यज्ञ में आहुति वगैरह दी जा रही है, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, तो उसमें उनकी जो स्त्रियां हैं उनका सपोर्ट करती थी, जो भी वेदिका है कुछ पकड़ाने में है। तो ऐसे में जो ऋषियों की पत्नियां थी वो सब की सब संस्कृत भाषा जानती थी। फिर कैसे कह सकते हो कि महिला को पढ़ाना व्यर्थ है, महिला पढ़ नहीं सकती, महिला अच्छा बोल नहीं सकती, कैसे कह सकती हूँ? जब ऋषि महात्मा की पत्नियां, अरे भाई चलो शकुंतला ने गलत बोल दिया, लेकिन ऋषि की पत्नियां तो गलत नहीं बोल सकती, फिर आप कैसे कह सकते हो कि स्त्री जो है समाज के लिए हानिकारक है पढ़ाई? ऋषियों में तो देखिए गंवार भाषा का प्रयोग नहीं होती थी, सीधी बात यह है कि ऋषि की पत्नी पढ़ी लिखी होती थी और मान के चलिए संस्कृत भाषा का वो अच्छा उच्चारण कर लेती थी। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे महापुरुष द्विवेदी ने उन ये देखिए हमें क्या कुतर्क कहने बुरा हो गया, तो तर्क दे रहे थे, तर्क ये दिया था उन्होंने कि शकुंतला को ले लिया है। एक तो एग्जाम्पल मैं आपको वो देने वाला हूँ कि ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने क्या किया है कि संस्कृत भाषा उस टाइम थी और वो अधूरा उच्चारण कर दिया है। और आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा में शुद्धता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे में कि संस्कृत भाषा बोल नहीं पाई और ऐसे में वो है समाज के लिए हानिकारक हो गई है और उनको पढ़ाना समय व्यर्थ कर रहा था। लेकिन यहाँ पे महापुरुष द्विवेदी ने ये तर्क दे दिया है कि जब रामायण में बंदर संस्कृत भाषा में संवाद बोल रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो महिला तो आराम से बोल सकती है। उसके बाद बात करें ऋषि मुनि थे, इनकी पत्नियां संस्कृत भाषा बोल सकती थी, तो आप और हम कैसे कह सकते हैं कि महिला को पढ़ाना समाज के लिए गलत है? नहीं, अर्थात समाज के लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है। और आज के प्रश्न आपको बोर्ड में पूछा जाता है कि इस पाठ के आधार पर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? आधुनिक आज पूरा पाठ पढ़ लिया और पाठ के आधार प्रश्न आ जाए अवबोध के आधार पर कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करते हुए आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संदर्भित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कहेंगे? इसका मतलब यही है कि आज जो है महिला जो है, लड़की जो है, बेटी जो, उसको पढ़ाना केवल एक मतलब स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य हो गया। ये मानो कि अगर आपको एक घर संवारना है, सजाना है, सभ्य बनाना है, तो उस घर की महिला पढ़ी लिखी होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के दिमाग में ये आता है पुरुष की महिला पढ़ लिख लेगी तो पता नहीं क्या कुछ बोलेगी, क्या कुछ करेगी। नहीं, ये गलत सोच होती है। पढ़ी सच्चे अर्थों में तो पढ़ी लिखी महिला वही होती है
जिससे सोचने समझने का तरीका है, मान सम्मान का ध्यान रखना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि 4 अक्षर पढ़े कोई भी है और अपने आप को कहीं भी पेश कर देती है, वो गलत है। संपूर्णता होनी चाहिए। पढ़ाई जो पूरा पढ़ा लिखा होता है ना, वो विनम्रता के साथ में अपने शब्दों को पेश करता है, आवेशित नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है। कोई मान लीजिए मैंने 8वीं 10वीं पास कर ली, मैं पढ़ा लिखा हो गया, नहीं। या तो आप पूरा पढ़े या फिर अपनी जितनी पढ़ाई की उस पढ़ाई को विचारों के साथ जोड़ के चले और सामने स्थिति कैसी है वैसा ही आपको रिएक्शन देना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें, प्रश्न आ जाए तो आप बताएंगे कि आधुनिक समय में तो स्त्री या महिला या बेटी जो है उसको पढ़ाना एक आवश्यक हो गया, अनिवार्य हो गया है, क्योंकि एक महिला है वो लगभग 2 घरों को संभाल लेती है। एक बेटी है अपने पिता के घर को संभालती है, उसके बाद वो दूसरे घर संसार जाती है, वहां पे उसको घर संसार को संभालती है। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को पढ़ाना अच्छी बात है और ये हमारा सौभाग्य भी पढ़ रही है, अच्छी बात है, ठीक है। प्यारे करके हम चाहते हैं कि इसके बाद में हमारा 2 पोर्शन का वीडियो और बचा है, तो वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।